अगर आवाम की जेब खाली है तो फिर बजट के तमाम फिगर्स जाली हैं। हमारे साथ शदीद नाइंसाफी हुई है। कभी नाले कहीं नहीं बनाए, अब नाला पार्टी बन गई है। ये नाले सिर्फ नालों में बह जाएंगे। ये 10% अक्रॉस द बोर्ड तमाम मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाई गई है। तो जनूबी पंजाब के लिए 35% जो फंड्स थे उनको एलोकेट कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको DNA के स्टूडियो से खुश आमदीद कहता है। हस्ब मामूल मेरे साथ सलीम बुखारी साहब, अंजुम रशीद साहब और जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। और आज जो हमारे पास 4 मौजू हैं जिन पर हमने गुफ्तगू करनी है। सबसे पहला है सुप्रीम कोर्ट की जो हदायत हैं कराची के हवाले से उन पर। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये होता है पार्लियामानी निज़ाम, हुकूमत ऐसी होती है हुक्मरानी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है सवाए सिंध के। पहला जो मौजू है वो हमारा ये है। दूसरा है वफाक से जो नाइंसाफ़ी की बात कर रहे हैं वज़ीर आला सिंध, और उनका ये कहना है कि 742 अरब रुपए देने थे उन्होंने और हमें दिए हैं 589। अब ये सवाल है उनका, क्या जवाब है हमारे पास और क्या जवाब होना चाहिए। अगला जो मौजू है वो कौमी असम्बली में फिर बहस हो रही है। कौमी असम्बली के अंदर बजट के ऊपर वो बजट पेश किया है, लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े हुए हैं, उन्होंने तकरीर करनी चाहिए। उनकी तकरीर के दौरान हज़ब हंगामा रही होती रही है। वैसे नई रवायात जन्म ले रही हैं। पहले लीडर ऑफ द हाउस के तकरीर पे शोर मचता था या जो आदमी पेश करता था बजट उसके ऊपर, लेकिन इस दफ़ा अपोजिशन के लीडर की जो स्पीच है वो भी डिस्टर्ब की गई है। एक जो आखिरी मौजू है वो उसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि पंजाब असम्बली की नई इमारत बन गई है। 10 साल लगे, बल्कि ज़्यादा लगे, 3 साल परवेज़ रई का दौर था पहला जब वो चीफ मिनिस्टर थे, फिर 10 साल ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी और फिर 3 साल ये जो PTI की गवर्नमेंट है। 16 साल के अंदर ये इमारत मुकम्मल हुई है। बहुत अच्छी है, जितनी हमारी ज़रूरत है पंजाब के अरकान को वो मौजूद है। प्रेस गैलरियाँ बहुत अच्छी हैं, जो रूम्स हैं वो बड़े अच्छे हैं और तमाम निज़ाम बहुत बेहतर है। तो इस पर हम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि आखिरकार पंजाब ने इतने सालों के बाद एक नई बिल्डिंग अपनी बना ली। अलग बात है कि पहला दिन था और बजट पेश हुआ, हंगामा हुआ, इस पर बात करेंगे। जी बुखारी साहब, ये जो सुप्रीम रिजर्वेशन मैंने आपको बताई हैं, ये होता है पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत, ऐसी होती है हुक्मरानी। जी देखिए जनाब, गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है कराची में, उसके हवाले से मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त देंगे। तो याद होगा कि जब बहुत कत्ल गारत शुरू हो गई थी कराची में, ख़ास तौर से जो चीफ जस्टिस साहब का जो दौरा था जिसके ऊपर 51 लोग मार दिए गए थे, तो उसके बाद 15 दिन तक चीफ जस्टिस साहब ने वहीं पर बैठ के प्रोसीडिंग्स की थी और 15 नकाती एक एक्शन प्लान दिया था उस वक्त की हुकूमत को। जी आप इफ्तिखार चौधरी साहब की बात कर रहे हैं? जी, मैं उन्हीं का हवाला दे रहा हूँ। लेकिन उनकी किसी एक बात पर, किसी एक पॉइंट के ऊपर किसी ने कोई अमल नहीं किया उस वक्त, हालांकि जिसकी भी हुकूमत थी। लेकिन मेरा इशारा आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। दूसरी मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट के हालिया चीफ जस्टिस साहब जो हैं, ये अपनी सुप्रीम कोर्ट की रिट जो है, ख़ास तौर से ये जो तजावज़ात हैं, ये जो चाइना कटिंग है, इसके हवाले से इस्टेब्लिश करने के लिए ज़िद पे अड़े हुए हैं। वैसे मुझे एक सवाल करने की इजाज़त है, क्या ये इस किस्म की जो इंक्रोचमेंट है ये सिर्फ सिंध में है, कराची में है, लाहौर में नहीं है, पेशावर में नहीं है, कोयटा में नहीं है, बाकी सूबों में कहीं भी नहीं होती है? आप देखें तो बहुत जगह पे है। आपका सवाल बहुत ठीक है, लेकिन मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं माओ का एक कोट आपको सुना दूँ कि इफ़ यू हैव टू ट्रैवल 1000 माइल्स, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट यू टेक इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, अगर कहीं से भी इब्तिदा हो रही है इन तजावज़ात को ख़त्म करने की, तो उसको मेरे ख्याल से ग्रज नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल क्या है, लेकिन ग्रज इस सवाल में फ़र्क होता है। जी बिल्कुल ठीक, आपका सवाल है, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं लोगों को कह रहा हूँ कि वो ग्रज ना करें इसको। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो कुछ वहाँ कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से इस एतबार से बिल्कुल ठीक है कि कराची की ना वो शक्ल रही है, ना वो कराची रहा है। हमारे साथी बैठे हुए हैं, कराची को अच्छी तरह से जानते हैं। वो खूबसूरतियाँ, वो रौनकें जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता था, वो तो अब वहाँ नहीं है। इसीलिए नहीं है कि एक तो वहाँ लॉलेसनेस बहुत हुई है और दूसरा वहाँ पर ये जो इंक्रोचमेंट है, इसने शहर के हुस्न को तबाह करके रख दिया, ग्रहण ज़्यादा कर दिया उसने। एक बात ग्रहण। जी हाँ। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत सोच समझ के हदायत जारी करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज़ द लास्ट फेस
ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर स्टेट। अगर उसकी बात भी नहीं मानी जाएगी तो फिर जाएँ तो जाएँ कहाँ। तो मेरे ख्याल से बहुत एहतियात से काम ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन अगर एक दफ़ा फैसला कर दें तो फिर उसका पैरा भी देना चाहिए। That's my- अंजम का हक बनता है बतौर कराची आई होने के। एक बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को जो पॉलिटिकल राइवलरी पहले काफ़ी है, तो पॉलिटिकल कमेंट से एतराज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे सुप्रीम कोर्ट को नुकसान होता है। सुप्रीम कोर्ट कंट्रोवर्शियल बन जाता है। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसे पॉलिटिकल कमेंट नहीं करने चाहिए और इसे कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल ना होने दें। लेकिन ये 2 साल से सुप्रीम कोर्ट जो है ये तजावुज़ात की बात कर रहा है। इससे पहले एम्प्रेस मार्केट में जो है वो लाखों लोग, रेलवे का ट्रैक जो क्लियर करवाया, रेलवे का ट्रैक भी बहुत था, एम्प्रेस मार्केट और दूसरी मार्केटों में जो इंक्रोचमेंट खत्म कराई है उसमें लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। और कराची जो है वो खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन कराची कारें चलाने वालों का शहर नहीं है। कराची अपर मिडिल क्लास का और रऊसा का शहर नहीं है। कराची डाउन ट्रॉडन का, बेलचे वालों का, रेडी वालों का, मुसल्लियों का, गरीबों का भी शहर है। उनको भी उतना ही हक होना चाहिए। अगर अमीरों को जो है वो ज़्यादा बेहतर चाहिए तो वो शहर से, सेंट्रल शहर से बाहर जा सकते हैं। अब ये जो नाले हैं, इस नाले पर जिसने घर बनाया है वो पहले ही बदहाल है। अब वो जिंदगी में हर आदमी एक ही दफ़ा घर बनाता है। आपने उसका घर गिरा दिया, वो जिंदगी में अब घर नहीं बना सकेगा, वो दर बदर रहेगा, वो जलीलो ख्वार होगा और उसका कोई पूछने वाला नहीं। और गवर्नमेंट को ये हिदायत भी नहीं है कि वो उनको कंपनसेट करे और उनको पैरेलल जगह दे। अच्छा, अब जो नाला है, नाले को चौड़ा भी किया जाए, लेकिन घर गिराए बगैर भी चौड़ा हो सकता है। और घर उसको गहरा करके, चौड़ा करके, कंक्रीट की दीवारें बना के उसके ऊपर सड़क बनाई जा सकती है, ताकि वो सड़क की जरूरत पूरी हो। ये लाहौर में इसका मुजाहरा हो चुका है। ये समनाबाद में आपने देखा है कि 200 फीट की, 150 फीट की जो है वो नाले के ऊपर बिजनेस हब बन गई है। तो अब यह है कि बेघर करते हुए सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि इस मुल्क के जो निचले दबे हुए लोग हैं उनका भी ख्याल होना चाहिए। काम की बात आपने की है, वो ये उन्हें चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि मुतबादिल जगह यकीनी बनाए। बुखारी साहब, बात पता क्या है कि ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन बात यह है जो आपने बात की, किसी ने तो ये काम करना था। जब एक तरफ आप कह रहे हैं कि पिछले 30 साल से कराची की रौनकें ख़त्म हो गई, कराची जो आपका मुआशी हब है, जिस तरह बात अमीरों और गरीबों की बात ना करें ना, बात वो करें जो कानून के, अगर आप कोई कब्जा करके, गरीब का मतलब ये नहीं है कि आप हुकूमत की जगह पे अपना घर बना लें। ये कौन सा तरीका है कि आप वाटर बोर्ड के इलाकों में अपने बिल्डिंगें खड़ी कर लें? का है आपको कि स्टेडियम के हाइड्रेंट्स के ऊपर आप अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दे? किसने कहा है कि आप नालों के रेलवे ट्रैक पे अपने घर बना लें? यार खुदा का खौफ करें, ये कोई जंगल नहीं है, ये कराची है, ये पाकिस्तान का शहर है, इसकी खूबसूरती। कंपनसेशन एक अलग सब्जेक्ट है, जो पाकिस्तानी है वो। कंपनसेशन एक अलग सब्जेक्ट इसलिए है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आपकी डायरेक्शन दुरुस्त करना चाह रहा है तो क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर वो 2 साल से सिंध गवर्नमेंट को, कमिश्नर को, अटॉर्नी जनरल को बुला के डायरेक्शन दे रहा है कि यार खुदा का खौफ खाओ, जो स्कूलों की जगह है आपने उनकी जगह पे बिल्डिंगें दे दी हैं और उनको बेच रहे हो, उधर खुद घोड़े खड़े कर रहे हो, यार को खुदा का खौफ खाओ। कोई चीज होनी चाहिए, कोई असूल की बात होनी चाहिए। मैं तो चीफ जस्टिस को जो इनिशिएटिव वो ले रहे हैं, मैं समझता हूं वो ठीक इनिशिएटिव है, और जो अकाउंटेबल हैं, जो ये काम कर रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए। देखिए ना, कराची में एक सर्कुलर रोड चलती थी, सर्कुलर रेलवे चलती थी, कितनी खूबसूरत थी। आज उधर क्या है? आप अंजुम साहब कराची रह के, कराची का ये हुस्न था? कराची को तो हांगकांग, सिंगापुर और लंदन, न्यूयॉर्क से कंपेयर किया जाता था। आज कराची तो फिर मुतबादल जगह अलग चीज है। ठीक है, बात यह है कि एक कत्लेआम ना करो। नहीं एहतजाज, देखो बात सुनो, जो मसले का हल है वो ये है कि हुकूमत को इन सब को बैठा के मुतबादल जगह की अरेंजमेंट की जा सकती है। आसान किस्तों पे उन्हें दे दें, ना दें मुफ्त, आसान किस्तों पे दे दें। लेकिन जो ड्राइव चीफ जस्टिस ले रहे हैं वो ठीक ले रहे हैं, और इसी स्पिरिट के साथ लेने चाहिए। जो अकाउंटेबल है उन्हें पकड़ना चाहिए, और तमाम जितनी इंक्रोचमेंट है सब क्लियर होनी चाहिए। मुफ्त क्यों ना दे यार, एक सेकंड बताओ, मुफ्त क्यों ना दे गरीबों को? मैं इसको एक बात कहना चाहूँगा, अंजम शायद इसको और रंग देना चाह रहा है, लेकिन अंजम को शायद ये बात समझने में दिक्कत हो रही है कि गैर कानूनी तमीरात गैर कानूनी है,
गरीब कोई भी जिंदा रहने दो, कोई भी वो भी पाकिस्तानी है, बातें नहीं चलती वो हैं। पाकिस्तान का और रियासत शहरी है, में जज्बाती नहीं बातें रियासत में जज्बाती बातें नहीं चल सकती। इस तरह तो लाहौर शहर के तमाम फुटपाथों पे लोग जिस तरह बैठे हुए हैं कल वो कब्जा कर लेंगे, वहाँ पे मकान बना लेंगे, दुकानें बना लेंगे, और जब कोई ऐसा चीफ जस्टिस आएगा 10 साल के बाद तो उनको उठाएगा तो हम कहेंगे ये जुल्म हो रहा है। ऐसा नहीं है। जो बैठे हैं मुझे उनसे इतनी हमदर्दी ज़रूर है कि उनको एक मुतबादल रास्ता ऑफर किया जाए, ऑप्शन दी जाए। मैं इस हद तक तो मानता हूँ, लेकिन मैं खुद इंक्रोचमेंट के सख्त खिलाफ हूँ। खा इंक्रोचमेंट की शक्ल कोई हो, खा वो गुलबर्ग में हो, खा वो DHA में हो, खा वो इचरे में हो, खा वो मुल्तान रोड पे हो, इंक्रोचमेंट किसी जगह इंक्रोचमेंट है। इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। और मुझे चूँकि आप टाइम में मैं इंक्रोच नहीं कर सकता, क्योंकि पीछे प्रोड्यूसर कह रहा है कि आप टाइम में इंक्रोच कर रहे हैं, तो मैं टाइम में इंक्रोच नहीं करता। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, ख्वाजा जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है ख्वाजा हज़रात। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो दूसरा टॉपिक है, जो मौजू है, जो स्टोरी है, वो मुराद अली शाह से मुतल्लिक है और सिंध के हवाले से मुतल्लिक है। एक बहुत लंबी डिबेट चल रही है। मुराद अली शाह का एक मौक़िफ़ है और वफाक के बहुत सारे जो दोस्त जिनकी ज़िम्मेदारी और ड्यूटी लगाई गई है कि उन्होंने मुराद अली शाह को जवाब देना है, उनके जो मौक़िफ़ हैं वो और तरह के हैं। मुराद अली शाह ने ये कहा कि मैं कभी नहीं कहता कि कराची के हालात बेहतर हैं, लेकिन कराची को बनाने वाले वसाइल हमारे पास नहीं, इसी वजह से वफाक और बैनुल-अक़वामी इमदाद का तकाज़ा करते हैं। और उनका ये गिला, जैसे कि मैंने अपनी ओपनिंग में बताया, वो कह रही है हमको 742 अरब रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उसको कम कर दिया। 680 का एक फ़िगर है और एक फ़िगर है 589 का। तो अब मैं इनमें से जो फ़िगर भी आपको अच्छा लगे आप वो ले लें। अभी फ़ैसला ये करना है कि पैसे अगर आप नहीं देंगे वफाक की तरफ से या सूबे की मदद नहीं करेंगे तो फिर मसाइल तो पैदा होंगे। और फिर ये जो ऑब्जर्वेशन है जिसका मैंने आपसे इज़हार किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑब्जर्वेशन दिया, उसमें एक लफ्ज़ था पूरे मुल्क में तरक्की हो सकती है सिवाय सिंध के। तो सवाल है कि ये मामला अगर अदालतों में भी ज़ेर बहस आ रहा है, सियासी मसला है भी बना हुआ है, तो करना क्या चाहिए बुखारी साहब? ये तो मामला गंभीर होता जा रहा है और ये बदमज़गी की तरफ जा रहा है मामला। मैं देख रहा हूँ हर आने वाले दिन में कोई ना कोई अल्फाज जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जो लफ्ज़ों की जंग है ये बढ़ रही है। देखिए, वफाक और सिंध के दरमियान जो जंग है वो आज नहीं शुरू हुई, वो पिछले 3 साल से जब से हुकूमत बनी है PTI की, तब से सिंध के साथ बेपनाह कोशिशें हो चुकी हैं वहाँ उसकी हुकूमत को गिराने के लिए। चाहे वो आर्टिकल 148 के तहत था, चाहे वो एमरजेंसी के नफाज से था, चाहे वो गवर्नर रूल लगाने की बात थी, चाहे वो GDA से इत्तेहाद था, चाहे पीपल्स पार्टी को वोट आउट करेंगे वगैरह वगैरह। बेपनाह कोशिशें हुई हैं। अब चूँकि वो कोशिशें कामयाब नहीं हुई हैं, अब उन्हें दूसरी तरह से सज़ा दी जा रही है। ये मुराद अली शाह का कहना है और अगर उसके आर्गूमेंट को आप सुने तो ये बात दुरुस्त लगती है। जैसा अभी इन्होंने कहा, मुराद अली शाह कहता है कि मुझे वफाक कह रहा है कि आप 62 अरब रुपये भूल जाएँ, यानी 742 अरब आपने देने थे जो उनका हक बनता है, 680 आपने दिए और बाकी कहने भूल जाएँ। वो कहता है मैं कैसे भूल जाऊँ। एक बात। दूसरी बात यह है कि कचरा उठाने की सियासत, नाले साफ़ करने की सियासत आप देख चुके हैं कराची में कितनी हुई है। वो भी एक कोशिश थी वहाँ से डिसीट करने की हुकूमत को। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इस किस्म का सौतेली माँ वाला सलूक जिस तरह मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध के साथ हो रहा है, ये सिंध की बड़ी तारीख़ है। हम सारे वाकिफ़ हैं उस तारीख़ से कि वो क्या थी। GM सैयद जैसे लोग भी वहाँ थे, अब भी हैं वो एलिमेंट। तो बजाय इसके कि ऐसे इक़दाम किए जाए जिनसे उनको सपोर्ट मिले और जो वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो डिसरिप्यूट हो और यानी उसको नुकसान पहुँचे, मेरे ख्याल से ये रवैया तर्क कर देना चाहिए सेंटर को। लेकिन अगर ये नहीं किया तो नुकसान होगा। मैं फिर कह रहा हूँ एक बार कि जो इकाइयाँ हैं इन्हीं से वफाक बनता है, वफाक से इकाइयाँ नहीं बनती। जब एक बात बड़ी अहम है, फवाद चौधरी साहब ने कल एक नया नुक्ता उठाया। वो कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 140 के तहत वो काम करें। 140 ये कहता है कि लोकल बॉडीज़ को आप बनाएं, बहाल करें। बड़े मजे की बात है, जस्टिस की कैटेगोरिक जजमेंट है इसके। जजमेंट के बाद भी तो सर उनको कौन सा दफ्तर दिए, कौन सा उनको खोलने दिया? नहीं, मैं बात कुछ और करूँ। यानी एक तरफ आप एक सूबे से मुतालबा कर रहे हैं कि 140 के तहत काम करे, खुद जिस सूबे में आपका इक़्तिदार है वहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी वो जो लोग हैं मुंतखब, उनको ना ऑफिस नहीं दे रहे, उनको काम नहीं करने दे रहे, उनसे मना कर दिया कि ब्यूरोक्रेसी तावन ना करे। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या बात हो रही है। खासा मसला ना ये सियासी लड़ाई है।
इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। नहीं, और ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। जावेद, एक मिनट रुकूंगा। ये जो बात ये कह रहे हैं बहुत सब, ये बड़ा आराम से सोचिएगा। सिंध में अंदरूनी सिंध मैं आ और रहा कराची हूँ, की, मैं ये उसी पे आ अगर रहा हूँ। मसला बनेगा मैं तो सबके लिए खराबी पैदा होगी। उसी पे आ रहा हूँ कि ये एक सियासी लड़ाई है और पीटीआई और पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये एक किस्म की पॉलिटिकल स्कोरिंग एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, जो फवाद चौधरी ने भी बात की है। बात असल में मसला ये है कि सिंध हुकूमत, पहले तो वज़ीर आला की मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो सिंध के वज़ीर आला हैं या सिर्फ इंटीरियर सिंध के वज़ीर आला हैं। जब कराची की बात आती है तो वो बिल्कुल अपने आप को मुबर्रा कर लेते हैं, और जब इंटीरियर सिंध की बात आती है तो उस पर सेंटिमेंट हो जाते हैं। पहले तो वज़ीर आला को ये सोचना चाहिए कि वो पूरे सिंध के वज़ीर आला हैं, और कराची की डेवलपमेंट के भी उतने ही कस्टोडियन हैं जितने वो कस्टोडियन इंटीरियर सिंध के हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट का इशू है कि इनकी गवर्नेंस के मॉडल पे इशू है। वो ये समझते हैं कि अगर हम इनको कोई प्रोजेक्ट्स देते हैं या फंड्स देते हैं जो फेडरल एलोकेशन के फंड्स हैं, तो उसमें इनकी इतनी बैड मैनेजमेंट और करप्शन होती है कि एक्चुअल में वो प्रोजेक्ट हो नहीं सकते। इसलिए वो जो इंटीरियर सिंध और कराची और हैदराबाद के मेन प्रोजेक्ट्स हैं वो डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट करना चाह रही है, जो कि गलत है। लेकिन असल में जमहूरियत, हमारी पॉलिटिकल पार्टी जमहूरी पसंद है ही नहीं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे पीटीआई है, चाहे पीएमएलएन है। क्यों कि असल जमहूरियत का हुस्न है लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में। और लोकल बॉडीज़ इलेक्शन, जो लोकल बॉडीज़ के अदारे हैं, आप ये देखें, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी, सुप्रीम कोर्ट पिट गया, ना पीटीआई ने सिंध और केपीके में लोकल गवर्नमेंट बहाल की, ना पीपल्स पार्टी ने सिंध में की। बात यह है कि जब तक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं बनेगा, ना आपके कचरों का मसला हल होगा, ना आपका इंक्रोचमेंट का मसला होगा, ना सफाई के मसले हल होंगे। ये आपके पार्लियामेंटेरियन ने नहीं करने, ये लोकल गवर्नमेंट के काम है। मुझे अंजम के पास जाना। अंजम, ये देखना है एक बात और भी, दो तीन चीज़ें मुराद अली शाह की जो आपके मेले में लाना चाहता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि मरदमशुमारी पर मेरे एतराज़ात थे, आपने पूरी सिंध की आबादी को कम कर दिया है। मैं इसके लिए मुतालबा करता हूँ कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए और मरदमशुमारी पे बात की जाए। ये एक बात आपके लिए मैं ख़ास तौर पे बता रहा हूँ। एक पॉइंट और, एक इससे पहले दो रेस किए। वो कहते हैं कि वफाक ये कहता है कि अगर उसके टैक्स कम हैं, अगर वो टैक्स नहीं वसूल कर पा रहा तो मेरे भी टैक्स कम होते हैं एनएफसी वोट के मुताबिक। और फिर वो कहता है एक तरफ तो आप कहते हो कि आपकी इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल बहुत बेहतर हो रही है, और एक तरफ आपकी इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल बेहतर हो रही है, आमदनी उसकी आपकी बढ़ नहीं रही। अभी 3 सवाल उठाए हैं जो बज़ाहिर बड़े मासूम से सवाल लगते हैं, लेकिन ये 3 सवाल भी उठा दिए हमारे। लेकिन पाकिस्तान, आप सबको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो एक सूबे के साथ नाइंसाफ़ी करने की बुनियाद पर जो है वो 2 टुकड़े हो चुका है, 2 अलग अलग हो चुका है। अब भी पाकिस्तान में वाहिद अक़लियती सूबा है, अपोजिशन जिस पे हुकूमत कर रही है, वाहिद सूबा है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप वहाँ जाते हैं, गुड पॉइंट, आप गंदी गालियाँ देते हैं, आप उनको प्रोजेक्ट नहीं देते, अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट, फेडरल प्रोजेक्ट जो है वो सिंध में शुरू करते हैं और कहते हैं सिंधी जो है वो, और उनको गालियाँ भी देते हैं गंदी। ये इस सूरत हाल के अंदर मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान टूटने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान मजबूत भी होने नहीं जा रहा। पाकिस्तान के अंदर ये जो रवैया है सूबों के साथ, ये पहले दिन से है, ये आज का नहीं है, पहली दफा रवैया हो रहा है ये। लेकिन इस रवैये ने मुल्क को तोड़ दिया। नहीं, वो तोड़ दिया, उसके पीछे तो और मल्टीपल इश्यूज है ना। आप उन इश्यूज को इनके साथ तो नहीं रिलेट कर सकते ना। अब बात यह है कि उनको नहीं, बंगाल को भी शिकायत नाइंसाफी की थी, सिंध को भी गवर्नेंस के इशू हैं, और गवर्नेंस सिंध में को भी शिकायत नाइंसाफी की है। अब ये गवर्नर तो इशू करप्शन के ये आपका इल्जाम है ना, वो आप इल्जाम नहीं है, दीज आर द फैक्ट्स। यार वो पंजाब पे भी इल्जाम देते हैं, और पंजाब में भी नालायकी और गवर्नेंस के इशू हैं। चीनी में भी करप्शन हुई है, और जो है वो आटे में भी करप्शन हुई है, बाकी भी करप्शन हुई है, दोनों इल्जाम दे रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये नाइंसाफी जो है, अगर एक सूबे से आवाज आ रही है तो इसको सुनो, वरना मैं नहीं कह रहा कि मुल्क टूटने जा रहा है, लेकिन मुल्क मजबूत भी होने नहीं जा रहा। इस इर्तियाज से और इस बेचैनी पैदा होगी, अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, या दो राइवल पॉलिटिकल पार्टीज कैसे इकट्ठी चल सकती है? क्या बात कर रहे हैं? यही तो जमहूरियत का उसूल है, आपका नाम जमहूरियत है। तो ये आप दोनों मेरी बात सुने, आपने जो कहना था कह दिया, मैंने जाना है ब्रेक पे। अब जब मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, बीच में रुकावट मत डालिएगा। फादर साहब, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक ख्वाजा साहब। अब ये जो मौजू है इस पर मैं कम बोलूँगा क्योंकि मेरे पास वक्त ही नहीं होता, ये बोलने नहीं देते। अगर इनकी मैं बात ना सुनूं तो फिर मज़ा नहीं आता। मेरा मशवरा है कि आज शुरू कर, अब शुरू आप कर आज शुरू आप साहब कह कर रहे हैं कि दें, आप देखिए ये मैं इसलिए शुरू करना नहीं चाहता था क्योंकि ये मामला बहुत लंबा है और इतने थोड़े वक्त में ये मामले को हम अहाता नहीं कर सकेंगे। जो कुछ हो रहा है कौमी असम्बली के फ्लोर पे पिछले कई दिनों से वो काबिल अफसोस है। मेरे मुंतखब नुमाइंदे वो काम नहीं सर अंजाम दे रहे जो उनको देना चाहिए, दोनों तरफों पर, खा वो PTI के हैं और खा वो अपोजिशन के बेंचेस पे बैठे हैं। मैं बजट को ये कह देना ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है। और उधर से भी जो तरीक़ाकार अपनाया गया कि उन्होंने हर कीमत पे अपोजिशन के लीडर को बात नहीं करने देनी, ये भी मामला अच्छा नहीं है। हो क्या रहा है इन रवैयों से आपके जो कारकुन बाहर बैठे हैं उनके रवैये में भी तलखी आती जाती है और खिंचाव बढ़ रहा है। और ये सब कारकुन गलियों में रहते हैं, महलों में रहते हैं, जिन आबादियों में रहते हैं, तो ये सारे लोग एक ही इलाकों में रहते हैं। जो आप इनको खिंचाव में मजबूर कर रहे हैं और जिसका आप इजहार कर रहे हैं नफ़रतों का, फ्लोर ऑफ द हाउस एक दूसरे के ख़िलाफ़, वो नफ़रतें फिर नीचे भी आती हैं। और उनकी पार्टियाँ ये समझती हैं कि उनकी क़यादत ये चाहती है कि ये रवैया अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए और ये बहुत ख़तरनाक रुझान होगा। और अभी इलेक्शन बहुत दूर पड़ा है। अगर कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर इलेक्शन होना है तो वो 2023 में होना है। तो क्या अगले 2 साल ये खिंचाव जिसका इजहार हर सतह पे हो रहा है, सिर्फ ये पार्लियामेंट के इजलास पे नहीं हुआ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसों में देखने में आ रहा है, ये टॉक शोज में, उसके जी टीवी टॉक शोज में ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और टीवी टॉक शो में तो आप खुल की बात, अगर मैं ना भी कहूँ तो आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं जो देखते हैं टीवी को, तो मैं समझता हूँ ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये बहुत झगड़ा हुआ, स्पीकर को ब्रेक पे जाना पड़ा, फिर स्पीकर ने कहा अच्छा मैं हाउस को एडजर्न कर रहा हूँ थोड़े अरसे के लिए, फिर उसने कहा कि भाई फैसला करो कि तुम करना क्या चाहते हो। फिर अब ये फैसला हुआ है कि 40 घंटे इजलास जारी रहेगा। इस 40 घंटे में जो वक्त तय हुआ है वो है कि 20 घंटे 56 मिनट जो हैं वो हुकूमत को दिए जाएंगे, 20 घंटे 56 मिनट, और अपोजिशन को दिए जाएंगे 19 घंटे और 3 मिनट। मैं दुआ करता हूँ कि ये जो घंटे हैं हमें ये बताया जाए अच्छाइयाँ क्या हैं बजट की, और जो तनकीद करते हैं वो साबित करें कि जो तनकीद कर रहे हैं वो दुरुस्त है, ताकि मेरी भी कोई एजुकेशन हो, मुझे भी कुछ समझ आए कि ये है क्या। मैं एक दूसरे को बुरा कहने के, कागज़ों को फाड़ने के, शाउट करने से मसला नहीं बने। क्यों बुखारी साहब, ये जो सूरत हाल है इस पर मैंने जिन ख्यालात का इज़हार किया दुरुस्त है? मैं आपसे 120% इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन 2-3 बातें जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि PTI का पहले ये इल्ज़ाम था कि अपोजिशन जो है वो हमें काम करने नहीं देती। इमरान खान साहब ने तो यहाँ तक कहा कि ये अपोजिशन मुझे तकरीर नहीं करने देती ईवान में। लेकिन जो आज ख़ुद PTI ने किया है शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान, तो मेरे ख्याल से ख़ुद ही सोच लेना चाहिए PTI की क़यादत को कि वो क्या कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, इस बजट के हवाले से जिसकी वजह से आज ये सारा कुछ हुआ, कोई कह रहा है ये इलेक्शन बजट है, कोई कह रहा है ये जाली बजट है, कोई कह रहा है ये IMF का बजट है, कोई कह रहा है ये अवाम दुश्मन बजट है, कोई कह रहा है मैंने जो मुंह में आ रहा कह रहे हैं। नहीं, उनके हामी कह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा है, ये हामी कह रहे हैं, वो अपोजिशन। मैं तो अपोजिशन की बात कर रहा हूँ ना। बिलावल भुट्टो ने कहा कि 425 अरब के नए टैक्स लगाना जालमाना इकदाम है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर अवाम की जेब खाली है तो इसका मतलब है सारे अदाद शुमार जाली हैं। देखें, ये गुफ्तगू फ्रॉम ए पॉलिटिशियंस बेमानी नहीं है। इन सवालात का जवाब देना चाहिए PTI को, उसके लीडरशिप को, उसके जितने भी इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, दे शुड कम एंड रिस्पॉन्ड टू दीज क्वेश्चन, बजाय इसके कि हल्ला करके आप इजलास मुलतवी करा लें। तो जब भी दोबारा शुरू होगा ये सवाल तो उसी जगह खड़े हैं। सो आई थिंक चाहे वो शौकत तरीन साहब या हमाद अज़हर हों जो समझते हैं कि बहुत बड़े इकोनॉमिक मैनेजर हैं, असद उमर साहब हों, उन्हें चाहिए जवाब दें। अगर रौला गोला करके आप समझते हैं कि ये सवाल ख़त्म हो जाएंगे, ये नहीं होने जा रहे, इसलिए कि ये असम्बली तो नुमाइंदा असम्बली है ना, उन्होंने इलेक्ट करके भेजा हुआ है। आम आदमी भी वही सवाल पूछ रहा है जो आज असम्बली में उठाए गए हैं। बुखारी साहब, बात पता क्या है, ये जो सेशन चल रहा है ये आम आदमी के लिए चलना चाहिए। बिल्कुल, मेरा ये पॉइंट असल जो आपका पॉइंट था कि इसमें डिस्कशन ये होना चाहिए कि जो शौकत तरीन ने फिगर्स और जो प्रोजेक्शंस और जो हाई होप्स कौम को दिखाई हैं और हर चीज़ अच्छी की गुडी पिक्चर्स पेश की है, अपोजिशन का फ़र्ज़ बनता है कि उसमें से जो चीज़ें ना होने वाली हैं या झूठी हैं या गलत बयानी वाली हैं या ना हो सकती हैं,
उनको इंडिकेट किया जाए। और हुकूमत का फ़र्ज़ ये बनता है कि जो चीज़ें ठीक हैं उन्हीं को प्रोटेक्ट करे ना, उन्हीं को सपोर्ट करे। कहने की बात क्या है, जवेद ये कहा गया ना स्टेक किसके, वज़ीर ख़जाना खुद कहता है कि IMF के साथ मुआहदा गलत हुआ था। बुखारी साहब, बात यह है कि बजट पाकिस्तान का कोई भी बजट हो, ना माजी में ना अब मुस्तकबिल की अभी मैं बात नहीं करूँगा, आप बग़ैर IMF सपोर्ट, बग़ैर आप अपने दोस्तों की सपोर्ट या बग़ैर आप चाइना की सपोर्ट के अब बजट बना ही नहीं सकते। 8,000 आपका खर्चा है, 5,830 अरब आपने कलेक्ट करने, 5% की आप GDP ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं, वो कैसे हासिल करेंगे? ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, आज 5 रुपये रेट बढ़ रहा है, आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट अभी बैलेंस है, गर्दिशी कर्जा आपका 2400 अरब पे है। ठीक है, आप इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर डिस्कशन करने वो जो आप बात कर रहे हैं ना, डिस्कशन करने वाली ये है। मैंने भी यही ना कहा कि कि एक सवालों दूसरे के की जवाब ऐसी दें। की तैसी देखनी है हुकूमत अच्छा, को। आप क्या कहते हैं? मेहरबानी है आपकी। अच्छा, हाँ, आपको टाइम ही देते हैं। अब आप क्या जो मिला है उससे तो फायदा उठाए ना। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? साबित ये करना चाह रहा हूँ मैं कि जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं वो माशियात के, इकनॉमिक्स के बिलाशुबा स्कॉलर हैं, आलिम हैं, बड़े आदमी हैं, लेकिन वो माहिर नफ्सियात भी हैं, वो प्रोपेगेंडा वॉर के भी माहिर हैं। उन्होंने इतना बार बजट पेश किया कि बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी, उसकी नहीं बढ़ेगी, नया टैक्स नहीं लगेगा, कमाल हो गया। और आखिर में चुपके से उन्होंने जो है पेट्रोल की कीमत खैर 20 रुपये बढ़ जाएगी, साथ में चीनी भी बढ़ जाएगी। अब पेट्रोल बढ़ेगा तो ज़ाहिर है सारी की सारी चीज़ें हर चीज़ बढ़ जाएगी। और असल बात यह है कि वो जब हमारा रेवेन्यू जो है वो इतना कम है और एक्सपेंडिचर हमारा जो है वो 3-2,500 अरब रुपये ज़्यादा है, आएगी क्या नचोड़ेगी क्या, वो अपनी जगह। लेकिन जो शहबाज शरीफ ने जो बात की है, शहबाज शरीफ को जो है वो बात करने दी जानी चाहिए। एक बात उनकी बिल्कुल जायज़ है कि जो असल नंबरों का खेल जो है वो अवाम पे ख़त्म होता है। अगर अवाम की जेब में कुछ है, अवाम ने कुछ प्लेजर मिला है, अवाम को कोई खुशी मिली है तो खुशी है, बेहतरी है। अगर अवाम को खुशी नहीं मिली है तो कोई बजट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप शोर मचा के अपोजिशन की आवाज़ नहीं सुनेंगे, आप आवाज़ दबा देंगे, तो आप क्या चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि फिर लोग आवाज़ उठाएं, फिर लोग सड़कों पे आए, लोग आग लगाएं, लोग जो है वो जलाओ घेराव करें, और लोग बहुत तंग हैं। आपको यहाँ बैठे हुए लोगों को भी शायद उतना एहसास ना हो जो आवाम की हालत हो गई है। भाई 20,000 में आप बैठे हुए हो, अब सारे को खुदा से डरो, कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपये है, और 20,000 सबको नहीं मिलती, 20,000 भी सबको नहीं मिलती। और अब 20,000 में अगर कोई मुझे बता दे कि एक आदमी जिंदा सलामत रह सकता है, रोटी खा सकता है, बच्चे उसके स्कूल जा सकते हैं, तो जा ही नहीं सकते। मुझे इसके साथ ही ब्रेक पे जाना है, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है ख्वाहिशात। जो पिछला हमारा सेगमेंट था उसमें हमने बात की कौमी असम्बली के हवाले से, तकरीबन वही सूरत हाल पंजाब असम्बली में है। वही बजट, वही शोर, अपना वज़ीर बोल रहा है, लोग खड़े हैं, बैनर्स दे के खड़े हैं। मुझे समझ नहीं आती कि क्या है, यानी बैनर्स दिखाने से कोई मसला हल हो जाता है? भाई इसको स्टडी करो, जहाँ गलती है एक्सपोज करो, वो तैयारी भी कर लो। 166 हो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो पार्लियामेंट में बैठे हुए MPs, 166। हर आदमी 6-6 किताबें भी पकड़ लेना, उसकी जो 100 किताबें हैं या 100 सब्जेक्ट्स हैं या 100 डिपार्टमेंट्स हैं, एक डिपार्टमेंट की भी तैयारी करे ना, तो फिर हमें भी पता लगे कि क्या आप कहना चाह रहे हो, कहाँ पे कोताही है मौजूदा हुक्मरानों की, तब तो बात बनेगी। मैंने पिछले सेगमेंट में ये बात की, मैं दोबारा ये बात करता हूँ कि मैं एक समझता हूँ प्रैक्टिकल रियलिटी यही है कि लोगों को बताओ। मसलन इस बजट के अंदर वो कह रहे हैं कि हमने हेल्थ कार्ड दे दिया। अब हेल्थ कार्ड की जो रकम है वो 2 जगह पे मैंने डॉक्यूमेंट्स अब तक आए हैं, पर ये मैं उनको कोट नहीं करूँगा, उस रकम को बताऊँगा नहीं। अब ये चीज़ें हेल्थ कार्ड के बारे में बता दो हमें, अगर ये अच्छा फिर भी बताओ, बुरा तो फिर खुल के बताओ, क्या बुराई इसमें। जी अंजम साहब, आपका क्या ख्याल है कि जो बजट पेश होता है इस पर सिर्फ ये काम होना चाहिए कागज़ वागज़ फाड़ने का, या कुछ और भी काम होना चाहिए? अच्छा, बजट सलीम बुखारी साहब इन्होंने पेश किया है और 2600 अरब रुपए का बजट है।
पिछले साल के मुकाबले में बड़ा शानदार बजट है। 550 बिलियन रुपए इन्होंने कुछ 60% ज़्यादा रखे हैं पिछले साल के मुकाबले में तरक्याती बजट पे। लेकिन मैं आपको याद कराऊं कि आज से 3 साल पहले शहबाज शरीफ कोई बड़े ऐसे आसमानी जादूगर नहीं थे। जो शहबाज शरीफ ने बजट पेश किया था ना 3 साल पहले, आयशा गौस साहबा ने जो बजट तकरीर की थी, इन्होंने रखे हैं तरक्की के लिए 550, उन्होंने रखे थे 630, 100 अरब ज़्यादा था। आज 3 साल बाद हम वहीं खड़े हैं, फिर आप कहेंगे कि आप कहते हैं कि हम कौन लोग हैं। अभी हम देखें तो सही हम कौन लोग हैं कि 3 साल बाद हम अभी भी पीछे हैं। कोई 500 स्कूल जो है 77 स्कूल अपग्रेड करने का इन्होंने ऐलान किया है, 8 यूनिवर्सिटियाँ बनाने का ऐलान किया है। जिस मुल्क में जो है वो बड़ी वसी पैमाने पे आबादी जो है वो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, वहाँ 500 अपग्रेड करना स्कूलों को, यहाँ नए स्कूलों की ज़रूरत थी। यहाँ 500 नहीं, हज़ारों नए स्कूलों की ज़रूरत थी। अगर आप एक बच्चे को मैट्रिक करा दें और आप उसे पॉलिटेक्निक में पढ़ा दें तो उस ख़ानदान की गुर्बत हमेशा के लिए दूर हो जाती है। और पॉलिटेक्निक के लिए हुनर सिखाने के लिए आपने सिर्फ 5 अरब रुपए रखे हैं, 5 अरब रुपए बजट रखा है। और जो है वो 8 यूनिवर्सिटियों से पाकिस्तान में क्या बनेगा यार? 8 यूनिवर्सिटी काफ़ी है नहीं भाई, ना होने से, आप ना होने से तो भाई एक यूनिवर्सिटी बड़ी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक तालीम का बजट, अगर पाकिस्तान, इमरान खान खुद भी कहते थे अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है और अगले चंद सालों में आपने इस पाकिस्तान में गुर्बत को दूर करना है तो लोगों को पढ़ाओ, हुनर सिखाओ, यूनिवर्सिटियों में स्किल उनकी बढ़ाओ, यहाँ गुर्बत खत्म हो जाएगी। ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है? बजट है ना वो ओवरऑल ठीक है। बजट जो आपके गिवन सर्कमस्टांसेस हैं उसमें मैं आ रहा हूँ उसी बात। नहीं, अंजम ने एक बहुत, मेरे भी में ये पॉइंट नहीं था। अंजम ने कहा कि आज से 3 साल पहले जो बजट पे किया गया उसमें एक दरमियान में खान साहब बात यह है, पीटीआई की हुकूमत अपने आप को जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमी के वो दुरुस्त कर रही थी। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बड़ा था। नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने ये इसके इतने सही वो बात ठीक है उनकी, बात ठीक है। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि मेरा सिर्फ एक पॉइंट है कि बजट है ये सिर्फ अनाउंसमेंट एक दिन की, इसकी एग्जीक्यूशन के लिए 364 दिन है जो अवाम के पास हैं, जिसकी हम बात करना चाहते हैं। कहने के लिए तो आज बड़े फैंसी फिगर्स हैं कि आप 550 अरब की डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप हेल्थ कार्ड इशू कर रहे हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं, आप लाहौर में 1000 बेड का नाल बना रहे हैं, आप एक नई स्टेट ऑफ द आर्ट सियालकोट में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, आप नई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बना रहे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बात ये है खान साहब, ये इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी? ये जो बात तो इशू इस हुकूमत का जो सबसे बड़ा इशू है, लास्ट पॉइंट इशू तो गवर्नेंस का रहा है। अगर यही गवर्नेंस है, यही नैले और दैले से आप चाहते हैं कि ये इम्प्लीमेंट करें, तो फिर मैं अल्लाह से दुआ कर सकता हूं कि इस कौम पे अल्लाह रहम ही कर सकता है। अगर इसकी एग्जीक्यूशन पे भी इनको शक है तो फिर हम कौन लोग हैं यार? देखो तो सही। बहुत जब ये जो आज बजट जब पेश हुआ तो हमारे प्यारे जो वज़ीर आला पंजाब के, उन्होंने बड़े प्यार से हमें बताया कि क्रॉस द बोर्ड उन्होंने 10% इजाफा किया है तनख्वाह में। मेरा जो बहुत प्यारे वज़ीर आला खुशी इलेक्टेड MP एंड पंजाब। थोड़ा सा जो आप दोनों दोस्तों ने गुफ्तगू की है उसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए। आपने कहा कि ट्रेड डेफिसिट उन्होंने कम कर दिया है, अगर इंपोर्ट बंद करके ट्रेड डेफिसिट का गैप पूरा करना है तो वो तो मैं कर देता हूँ सुबह आपको। तो अच्छी बात है, बहरहाल सुन लेना, क्योंकि उससे हुआ ये कि जब आपने रॉ मटेरियल नहीं मंगाया तो आपकी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी थी। ये एक बड़ी तवील बहस है, इसके ऊपर किसी बाद में आई एम नॉट एन इकोनॉमिक मैनेजर बट इसके ऊपर बात करेंगे। वही है दूसरी बात ये है कि इससे पहले कि हम इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करें, मेरे ख्याल से परवेज़ इलाही साहब को मुबारकबाद दे देनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्डिंग 10 साल लेट हुई इसलिए कि बीच की जो हुकूमतें थी उन्होंने, उनकी ख्वाहिश थी कि ना बने। सर ये बात गलत है, परवेज़ इलाही साहब ने गलत बात की है। सुन ले जरा, नहीं वो कहें या ना कहें, मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ। ये जो ऑरेंज ट्रेन है ये नहीं 3 साल लेट कराई तो उसका 140 अरब रुपया वही ना 11-12 करोड़ अवाम ने भुगता है ना। करेक्ट, यही मैं कह रहा हूँ कि इस किस्म की पॉलिसियों को तर्क कर देना चाहिए। अब आ जाए जरा बजट की तरफ। वफाकी बजट की तरह पंजाब बजट में भी बहुत वादे किए गए हैं। मैं PTI के जो वादे हैं ना उसके ऊपर ज़रा एतबार करते हुए थोड़ा सा इसलिए डरता हूँ कि 135 जो वादे थे इमरान खान साहब ने कंटेनर पे किए, शहरों में जलसे करके किए और इक़्तिदार के पहले दिन तकरीर में किए, उन सब के ऊपर एक अदद U टर्न खड़ा हुआ है। U टर्न के मास्टर हैं
इसलिए अगर तो इन वादों में संजीदगी है इम्प्लीमेंटेशन की, तो फिर तो ये बजट इज़ गोइंग टू बी एन एक्सीलेंट बजट, आई एग्री विद यू, प्रोवाइडेड कि जो वादे किए हुए हैं उसकी तकमील के लिए कोई इतना ही सीरियस हो। अगर ये नहीं है तो फिर दिस इज़ ए वॉर ऑफ वर्ड्स जो चल रही है। और जिस तरीके से सेंटर के अंदर खप पड़ी हुई है, पंजाब में भी पड़नी है खप, इसलिए कि जब तक ये यकीन दहानी नहीं होगी कि जो कुछ कह रहे हैं ये कर लेंगे, उस वक्त तक ये गड़बड़ ख़त्म होने वाली नहीं। जैसा आपने कहा कि बजट एक दिन की तकरीर होती है, लेकिन 364 दिन यही डिस्कस होता है। रात आपने हमारे ख्यालात का इज़हार सुना। असल में ये बजट आप सब के लिए है, मेरे लिए भी है, और यहाँ पे जो 3 मेरे दोस्त बैठे हैं उनके लिए भी है, लेकिन ये सब के लिए है। और जैसे हमारी गुजारिश है हुक्मरानों से भी और अपोजिशन से भी, लोगों को बताएं अगर ख़राबी है तो ख़राबी की नोयत क्या है, उसको एक्सप्लेन करें, महज लफ्ज़ों का इस्तेमाल मत करें। और मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।